नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके जीआईसी उर्दू के सिलेबस में अगले जो गज़ल गो शायर हैं फ़िराक गोरखपुरी, तो फ़िराक गोरखपुरी जो हैं उनके ज़िंदगी के बारे में, उनके मुताल्लिक़ आरो ख़यालात के बारे में और उनके कारनामों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे और समझेंगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने अपने सिलेबस को आप देखा करें, और सिलेबस नहीं देखेंगे तो तैयारी कैसे कर पाएंगे। सिलेबस देखें, उसमें जो भी टॉपिक आप पढ़ें उसमें टिक मार्क लगा दिया करें, ताकि आपको पता रहे कि हम कितना टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज तक हमारे चैनल पे जितने भी उर्दू के टॉपिक हमने पढ़ाए हैं सब जीआईसी के सिलेबस से ही पढ़ा रहे हैं। कुछ कमेंट आए थे कल कि सर जीआईसी के सिलेबस से जो है पढ़ाएं, तो एक आश्चर्य होता है कि अभी तक जो है कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अपना जीआईसी का सिलेबस नहीं देखा है। मैं जब भी पढ़ाता हूँ जीआईसी का सिलेबस दिखा देता हूँ। शुरुआत में मैं ये देखिए, फ़िराक गोरखपुरी, ये गज़ल गो शायर हैं फ़िराक गोरखपुरी। तो मैं हमेशा जो है दिखाता हूँ सिलेबस, और उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी अपना सिलेबस अपने पास रखें और देख के टिक कर लिया करें कि कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया है। तो एक गुजारिश और भी है कि हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जिन भाई बहनों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। साथ ही साथ लाइक और कमेंट भी किया करें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फ़िराक गोरखपुरी, ये आपके जीआईसी सिलेबस में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट है कि फ़िराक का नाम रघुपति सहाय था। नाम इनका रघुपति सहाय था और तखल्लुस से इस्तेमाल करते थे फ़िराक गोरखपुरी। कभी कभी छोटे एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि फ़िराक गोरखपुरी का जो है असल नाम क्या था, तो आप रघुपति सहाय बताएंगे, तखल्लुस फ़िराक इस्तेमाल करते थे। वहीं पर अगला पॉइंट है कि फ़िराक 28 अगस्त 1896 में एक तहसील था बनवार यार, ये तहसील है, और इसी में एक गांव था बांस गांव। ये ज़िला किस ज़िले में है? गोरखपुर ज़िले में। तो इनकी पैदाइश, फ़िराक गोरखपुरी की पैदाइश गोरखपुर ज़िले में बांस गांव 28 अगस्त 1896 में ये पैदा हुए थे। फ़िराक गोरखपुरी जो हैं वो 28 अगस्त 1896 में गोरखपुर ज़िले में पैदा हुए थे। अगला पॉइंट है फ़िराक का इंतकाल 1982 ईस्वी में। अब 1896 में जब ये पैदा हुए और 1982 में इनका इंतकाल हो गया, कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं कितने बरस ये जिंदा रहे। 1982 में आप 1896 घटा देंगे जब, तो निकल आएगा कि कितना दिन तक ये जिंदा रहे। तो पैदा तो हुए थे गोरखपुर में, इंतकाल इनका दिल्ली में हुआ। ठीक है। तो अगला पॉइंट है, इनके वालिद साहब का नाम गोरख प्रसाद था। वालिद साहब का नाम क्या था? गोरख प्रसाद था। इबरत तखल्लुस, ये जो है इनका पेशा क्या था? वकालत था। इनके पिताजी का, इनके वालिद साहब का, इनके वालिद साहब का नाम तो गोरख प्रसाद था और पेशा क्या था? वकालत। फ़िराक के वालिदा का नाम, यानी इनकी माँ का नाम दुलारी देवी था। क्या था? दुलारी देवी। ये दुलारी देवी, दुलारी देवी इनकी माँ का नाम था। गोरख प्रसाद इनके पिता का नाम था, इनके बाप का नाम। और 1982 में दिल्ली में इनका इंतकाल हो गया था। और 1896 28 अगस्त 1896 में इनकी पैदाइश हुई थी गोरखपुर में। असल नाम रघुपति सहाय था, फ़िराक इनका तखल्लुस था। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। तो आगे चलते हैं। फ़िराक के शायरी के पहले उस्ताद प्रोफेसर नासरी, प्रोफेसर नासरी, फ़िराक के शायरी के पहले उस्ताद प्रोफेसर नासरी, इसको याद रखिएगा। उसके बाद फिर वसीम खैराबादी और रियाज खैराबादी हैं। 3 लोग हैं। तो तीनों लोगों का नाम देख लीजिए। शायरी के पहले उस्ताद
पहले उस्ताद तो प्रोफेसर नासरी थे, उसके बाद वसीम खैराबादी थे और फिर रियाज खैराबादी थे। 3 लोगों का नाम आता है इनके शायरी के उस्तादों में। तो इन 3 लोगों का नाम आप ध्यान में रखेंगे। मैं गोला कर दूं, रियाज खैराबादी, फिर वसीम खैराबादी, फिर प्रोफेसर नासरी। ये 3 नाम हैं। इन तीनों नामों को आप ध्यान में रखिएगा। पूछ सकता है कि फिराक के शायरी के उस्तादों में कौन नहीं थे, तो आपको तीनों नाम याद रहेगा, तब आप वहाँ पर अंतर स्पष्ट कर पाएंगे कि कौन था कौन नहीं था। अगला पॉइंट है कि फिराक ने बीए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था। बीए कहाँ से किया था? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया था फिराक ने। फिराक का पीसीएस में इंतखाब 1919 में हुआ था। पीसीएस एग्ज़ाम भी इन्होंने दे दिया था, पास भी हो गए थे। इंतखाब हुआ था 1919 में। फिर फिराक यूजीसी की तरफ से नेशनल प्रोफेसर 1959 में हुए थे। यूजीसी की तरफ से, यूजीसी आप जानते ही हैं, आप लोग भी एग्ज़ाम देते रहते होंगे नेट का, यूजीसी नेट। तो यूजीसी की तरफ से नेशनल प्रोफेसर 1959 में ये हुए। आगे चलते हैं। फिराक तहरीक आज़ादी में शरीक हुए थे। तहरीक आज़ादी में ये शरीक हुए थे, जिसकी पादाश में 1920 में 2.5 साल कैद की सज़ा हुई थी इनको। तहरीक आज़ादी में ये शरीक हुए थे और इसी की वजह से 1920 में इनको 2.5 साल की कैद की सज़ा हुई थी। तो आगे चलते हैं। जेल में फिराक की मुलाकात आरिफ हंसवी, हकीम आशिफ्ता, मौलाना अहमद अली, हसरत मोहानी और मौलाना अबुल कलाम से हुई। पूछा जा सकता है कि मैं क्वेश्चन बताता रहता हूँ, पूछा जा सकता है कि जो है फिराक की मुलाकात जेल में किससे हुई या किससे नहीं हुई। तो आप इन सभी नामों को याद रखिए। आरिफ हंसवी, हकीम आशिफ्ता, मौलाना अहमद अली, हसरत मोहानी और साथ ही साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इतने लोगों से इनकी मुलाकात जेल में हुई थी। तो आगे चलते हैं। फिराक के कलाम में हिंदुस्तानी देवमालाई अनासिर का असर सबसे ज़्यादा है। पूछा जा सकता है कि फिराक के कलाम में किसका असर सबसे ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि हिंदुस्तानी देवमालाई अनासिर का असर सबसे ज़्यादा है। फिर बकौल फिराक उन्होंने 19 बरस के होने के बाद शायरी शुरू की। 19 बरस के होने के बाद शायरी शुरू की, यानी 1916 में उनकी शायरी का आगाज़ हुआ। फिर है अगला पॉइंट कि फिराक मुसहफ़ी के दिलदादा थे। फिराक मुसहफ़ी के दिलदादा थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देखिएगा कि फिराक मुसहफ़ी के दिलदादा थे। तो अगला पॉइंट है, फिराक ने मीर, मुसहफ़ी, ज़ोक, दाग और नासिख का असर कबूल किया था। इस लाइन को एक बार फिर पढ़िए कि फिराक ने मीर, मुसहफ़ी, ज़ोक, दाग और नासिख का असर कबूल किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम चीज़ें हैं फिराक गोरखपुरी के बारे में। तो आप किसी भी पॉइंट को छोड़िए ना, सब कुछ पढ़िए। फिराक उर्दू के अलावा अंग्रेज़ी, हिंदी और संस्कृत अदब से भी गहरी वाकफ़ियत रखते थे। इनकी दिलचस्पी थी कि अंग्रेज़ी भी ये जानते थे, इंटरेस्ट लेते थे, हिंदी भी ये समझते थे, पढ़ते थे और लिखते थे, साथ ही साथ संस्कृत अदब को भी ये पसंद करते थे। गहरी वाकफ़ियत थी इन 3 सब्जेक्ट से।
फिर अगला पॉइंट है कि देवमालाई अनासिर फिराक की शायरी में जाविजा नज़र आते हैं। ये पूछा जा सकता है कि किसकी शायरी में देवमालाई अनासिर नज़र आते हैं, तो आप बताएंगे फिराक गोरखपुरी की शायरी में देवमालाई अनासिर नज़र आते हैं। अगला पॉइंट है फिराक की शायरी का लब व लहजा, फिराक की शायरी का लब व लहजा सकून, नरमी और ठंडक से पहचान लिया जाता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से पढ़ लीजिए इसको कि फिराक की शायरी का लब व लहजा सकून, नरमी और ठंडक से पहचान लिया जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि लहलहाटें, रस्मसाहटें और मुलगुजाहटें जैसे अल्फाज फिराक ने वज़ा किए हैं। फिराक के शायरी में ऐसे अल्फाज अक्सर मिलते हैं। तो अगला पॉइंट है कि फिराक की गज़लों में अंग्रेज़ी की शायरी रवायत का परतू नज़र आता है। जो इम्पॉर्टेंट रहता है उसको मैं 2 बार पढ़ता हूँ और वहाँ पर गोला भी कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ। अगला पॉइंट है फिराक की शायरी की सबसे बड़ी खुसूसियत रोमानी नीम ख्वाबी की कैफियत है। रोमानी नीम ख्वाबी की कैफियत है। जितने भी लाइन हैं ज़्यादातर बहुत ही अहम हैं। तो चलते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे पॉइंट है साथियों, बहुत ही अहम पॉइंट है, ये देखिएगा आप लोग, देखिए समझिए कि फिराक के कलाम की अहम खुसूसियात जिनसियत, जमालियात, फितरत परस्ती और हिंदुस्तानियत है। अहम खुसूसियात क्या है फिराक के कलाम की? जिनसियत, जमालियात, फितरत पसंदी और हिंदुस्तानियत है अहम जो खुसूसियात है। फिर अगला पॉइंट है कि फिराक के कलाम में हिंदुस्तानी जमियात का सबसे ज़्यादा असर है फिराक के कलाम में। वहीं पर अगला पॉइंट है कि फिराक ने जमालियाती रबाइयात कही है। क्या कही है? जमालियाती रबाइयात फिराक ने कही है। ये भी एक खुसूसियत है इनके कलाम के बारे में। फिर अगला है फिराक उर्दू के तासराती नक्काद हैं। ये बहुत ही अहम लाइन है, इसीलिए मैंने पूरी लाइन गोला कर दी है। फिराक उर्दू के तासराती नक्काद हैं। फिर आगे चलते हैं, देखिए फिराक के इजाज़ात व इनामात, ये भी बहुत ही ज़रूरी हैं, पूछ लिए जाते हैं, बहुत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। फिराक को गुले नगमा पर साहित्य अकादमी अवार्ड 1962 में मिला था। फिराक को गुले नगमा पर साहित्य अकादमी अवार्ड 1962 ईस्वी में मिला था। फिर अगला पॉइंट है कि फिराक को पद्म भूषण और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड 1968 में मिला था। साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला था 1962 में। साहित्य अकादमी अवार्ड किस पर मिला था? गुले नगमा पर मिला था, इनकी ही तसनीफ़ है। फिर फिराक को पद्म भूषण और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी मिला था। कब मिला था? 1968 में मिला था। फिर अगला पॉइंट है कि फिराक को गुले नगमा पर ज्ञानपीठ अवार्ड, गुले नगमा जो इनकी पहली जो गुले नगमा पर ही इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था और फिर गुले नगमा पर ही इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया गया था। कब दिया गया था? 1969 को। तो ये सब अहम चीज़ें हैं। फिर अगला पॉइंट है कि फिराक को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड गुले नगमा पर 1961 में गुले नगमा पर इनको बहुत सारे अवार्ड मिले थे, जो उनकी ही तसनीफ़ है कि फिराक को उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड गुले नगमा पर 1961 में दिया गया। फिर अगला पॉइंट है कि फिराक को साहित्य अकादमी फेलोशिप 1970 में मिली। इतने सारे अवार्ड इनको गुले नगमा पर दिए गए थे। बाकी इनको जो है पद्म भूषण और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड भी 1968 में मिला था। तो ये जो इनके इनामात हैं, एजाज़ात हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं फिराक के कारनामों पर। देखिए इनका मजमुआ है तोहफ़े खुशतर 1922। फिराक का पहला शेरी मजमुआ पूछ लिया जाता है कि फिराक का पहला शेरी मजमुआ कौन सा है, तो आप कहेंगे तोहफ़े खुशतर, जो 1922 में इन्होंने तसनीफ़ की थी।
दूसरा है शोले साज 1945, नगमे साज। फिर है रूह कायनात जून 1945। ये क्या है? ये रबाइयाँ और नज़में हैं, क्योंकि हम आपको मजमूए बता रहे हैं। तो रबाइयों और नज़मों का जो मजमुआ है रूह कायनात जून। अगला है मशाल 1946, फिर रूप 1946। ये रबाइयों का मजमुआ है। उसके बाद आगे अगर चलें, शबनमिस्तान 1947, बिस्तर 16 साज, मशाल और मजरू कायनात की बाज गुजिश्त। फिर गुले नगमा, ये जिस पर इन्हें जो है साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था, गुले नगमा पर, ये 1959 में। ये क्या था? ये रबाइयों और नज़मों के अलावा 71 गज़लें हैं इस गुले नगमा में। रबाइयों और नज़मों के अलावा 71 गज़लें हैं जो दूसरे मजमुओं में शामिल हैं। तो ये जो गुले नगमा है इनका, इस गुले नगमा ने इनको बहुत सारे अवार्ड दिलवाए। आपने ऊपर पढ़ा है ये भी, देखिए गुले नगमा के कारण ही इनको गुले नगमा की वजह से साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था, गुले नगमा की वजह से ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला था, और गुले नगमा की ही वजह से इनको उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड दिया गया था। तो गुले नगमा इनका बहुत ही अहम तसनीफ़ है, बहुत ही अहम मजमुआ है। रबाइयों और नज़मों के अलावा 71 गज़लें हैं इसमें जो दूसरे मजमुओं में शामिल हैं। फिर है अगला हज़ार दास्तान 1964 में, फिर गज़लिस्तान 1965 में, फिर शेरिस्तान 1966 में, फिर धरती की करवट 1966 में, ये नज़में हैं। फिर गुलेबाग 1967 में, फिर पिछली रात 1969 में, नगमा नुमा चरागा 1966 इंतखाब, गुल है परेशां, फिर बज़म ज़िंदगी रंग शायरी 1970 में, फिराक गोरखपुरी मुंतखब कलाम ये है, फिर जहाने फिराक, फिर गुलकारियाँ, फिर हाशिए। तो ये सब इनके जो है कारनामे हैं। फिर है गैर मदून गैर मतबूआ नज़में, इनको भी देख लीजिए। मदो जज़र इरफान दूसरा है, एक दोस्त की मौत से मुतासिर होकर। फिर है सुबह जमाल, फिर अमरीकी बंजारा नामा, हिंदू पाक जंग, आशना, खराज अकीदत। तो ये सब जो है फिराक के कारनामे हैं, और इन कारनामों को आप मेरे इसी का जो है यही वीडियो नहीं साथियों, यही वीडियो नहीं, जितने भी वीडियो मैं आपकी जीआईसी उर्दू के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, ये सारे वीडियो कहीं ना कहीं उर्दू के हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं। जितने भी सिलेबस, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे वो एलटी का हो, चाहे वो जीआईसी का हो, 50% से ऊपर हर सिलेबस में मिलता रहेगा, जितना भी उर्दू में पढ़ा रहा हूँ। ये अलग बात है कि कोई सिलेबस छोटा होता है, कोई सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है। तो ये जीआईसी का जो आपका सिलेबस है, ये फ़िलहाल टीजीटी पीजीटी के सिलेबस से बड़ा है, तो टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये ज़रूरी रहेगा। एलटी के सिलेबस से भी ये बड़ा है, तो एलटी के सिलेबस के लिए भी ये रहेगा, और जीआईसी को तो आप पढ़ ही रहे हैं। तो जितना मैं पढ़ाऊँ उसको 1 बार 2 बार 3 बार, सभी वीडियोज़ को आप 2 बार 3 बार देखेंगे। और जिनके पास, जो कुछ लड़के हमेशा नोट्स मांगते रहते हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं, शुरू से अभी तक आपने देखा है और नोट्स बनाया है, तो आपके पास एक ऐसा नोट्स तैयार हो गया होगा कि किसी से नोट्स मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप खुद लिखेंगे और नोट्स बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा तैयारी आपकी होगी। इसीलिए मैं पढ़ाता रहता हूँ, इसीलिए मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ, सिलेबस के अनुसार पढ़ाता रहता हूँ कि आप वीडियो देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार और खुद ही नोट्स बना लेंगे। 2 बार 3 बार देखेंगे तो कुछ भी नहीं छूटेगा, ये दावा है मेरा। और आप जब पूरा वीडियो 2 बार 3 बार देखेंगे और नोट्स बनाएंगे, तो आपको किसी से नोट्स मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
आप करके देखिए ऐसा। तो आपने देखा फ़िराक के कारनामे, फ़िराक के ज़ात व इनामात। अब अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे साथियों देखिए नशरी तसानीफ़। फ़िराक ने जो नशरी तसानीफ़ लिखी हैं उनको देखिए। उर्दू की इश्किया शायरी 1945 तनकीद है ये। हाशिए तनकीद है। उर्दू गज़ल गोई 1955 ये भी तनकीद है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अंदाज़े मुख्तलिफ़ मज़ामीन का मजमुआ है ये। फिर उर्दू साहित्य का इतिहास, ये हिंदी में लिखा था इन्होंने। फिर मन आनम 1962 में। मन आनम फ़िराक के उन खतूत का मजमुआ है जो उन्होंने मोहम्मद तफ़ील मुदीर नकविश के नाम लिखे थे। ये मन आमन जो है 1962 का, ये खतूत का मजमुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये खतूत फरवरी 1953 से लेकर 1956 तक के ज़माने को मुहित है। तो इतना ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं हर पॉइंट पढ़ाता रहता हूँ आपको। फिर आगे चलते हैं। तराजिम 101 नज़में, 101 नज़में। फिर हमलियत, फिर गीतांजलि, फिर साधु की कुटिया, ये तराजिम है। ध्यान रखिएगा, ये 4 हैं, चारों को आप ध्यान में रखिएगा। गीतांजलि और साधु की कुटिया। इस तरह से आप देखेंगे कि YouTube पर इतना डिटेल में और एक एक पॉइंट बताने वाला ऐसा कोई चैनल ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ते नहीं हैं। कुछ लोग जब पूछते हैं कि सर सिलेबस के अनुसार ही है ना, तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, बहुत दुख भी होता है कि इतने मेहनत से पढ़ाओ और सिलेबस भी दिखाओ, उसके बाद भी लोग सिलेबस अपना सिलेबस जो उनकी जिम्मेदारी है वो नहीं देखते हैं। खैर अफसाने आगे चलते हैं। सुर्ख गुलाब, अगला है गोपाल और चरवाहा, तीसरा है सच कहाँ है। ये इनके अफसाने हैं। फिर फ़िराक की मशहूर नज़में, इनकी नज़मों की तरफ चलते हैं। देखिए हिंडोला, परछाइयाँ, जुगनू, आधी रात, तरानाए इश्क, अहद, तफला का बयान, शाम, इबादत, यहाँ ना बांधो ना। तो ये सब इनकी नज़में हैं। फ़िराक के मुंतखब अशार, इन अशार को आप पढ़िए, देखते हैं, पढ़ते हैं। जो इनके कुछ अशार हैं उनको पढ़ते हैं। फ़िज़ा तबस्सुम सुबह बहार थी, फ़िज़ा तबस्सुम सुबह बहार थी, लेकिन पहुँच के मंजिल जाना पर आँख भर आई। मौत का भी इलाज है लेकिन ज़िंदगी का कोई इलाज नहीं। इस दौर में ज़िंदगी बसर की बीमार की रात हो गई है। तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। दिलों को तेरे तबस्सुम की याद यूं आई कि जगमगा उठे जिस तरह मंदिरों में चिराग। एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं। तोड़ा है लामकां की हदों को भी इश्क ने, जिंदाने अकल तेरी तो क्या कायनात है। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ याद सी आके रह गईं। ये फ़िराक के जो है कुछ अशार हैं, उनको आप पढ़िए। इन अशारों में ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल जो है ऐसे ही लिखे हैं। इन अशारों के कोई जो ये लिखे हुए हैं 10-12 लाइन, इनमें से कोई 2-3 अशार दे देगा, 2-4, और पूछ लेगा किसका है, तब नहीं पढ़े रहेंगे, तब आप वहाँ लटक जाएंगे, बता नहीं पाएंगे। तो अगला है कि फ़िराक के बारे में मुख्तलिफ़ आरो ख़यालात। देखिए फ़िराक के बारे में मुख्तलिफ़ आरो ख़यालात। पहला पॉइंट है कि मोहम्मद हसन ने फ़िराक को उर्दू शायरी का ऑस्कर वाल्ड कहा है। किसने कहा है? मोहम्मद हसन ने कहा है, फ़िराक को कहा है। मोहम्मद हसन ने फ़िराक को कहा है, क्या कहा है? उर्दू शायरी का ऑस्कर वाल्ड कहा है। अगला पॉइंट है मोहम्मद हसन ने फ़िराक को उर्दू अदब का
जॉनसन कहा है, उर्दू अदब का जॉनसन कहा है। मोहम्मद हसन, ये दोनों ही मोहम्मद हसन कह रहे हैं फिराक को। उर्दू अदब का जॉनसन भी कहा है और उर्दू शायरी का ऑस्कर वाल्ड भी कहा है। किसने? मोहम्मद हसन ने। तो अगले पेज पे चलते हैं। तो अगले पेज पे है कि कामिल कुरैशी ने फिराक को हुस्न व इश्क का रसिया कहा है। पूछ सकता है कि हुस्न व इश्क का रसिया फिराक गोरखपुरी को किसने कहा है? तो आप क्या कहेंगे? कामिल कुरैशी ने कहा है। कामिल कुरैशी ने फिराक को हुस्न व इश्क का रसिया कहा है। फिर आगे है, फिराक ने उर्दू में हिंदुस्तानी दियोमालाई तसव्वुर जमाल की तर्जुमानी की है। बिल्कुल की है, आपने पढ़ा भी है। ये किसने कहा? गोपीचंद नारंग ने कहा है। अगला पॉइंट है कि फिराक हुस्न व जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं। ये भी गोपीचंद नारंग ने ही कहा है। क्या कहा है? कि फिराक हुस्न व जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं। तो दो स्टेटमेंट इनके हो गए। फिर है, फिराक जैसी चंद जामा शख्सियतें रोज़ रोज़ नहीं पैदा हुआ करती। ये मजनू गोरखपुरी ने कहा है कि फिराक जैसी चंद जामा शख्सियतें रोज़ रोज़ नहीं पैदा होती। ये मजनू गोरखपुरी ने कहा है। फिर है कि उर्दू शायरी में आने वाली शख्सियत फिराक की है। आने वाली शख्सियत फिराक की है। असगर गोंडवी ने कहा है कि उर्दू शायरी में आने वाली शख्सियत किसकी है? फिराक की है। तो जितने भी आरो ख्यालात हैं फिराक गोरखपुरी के बारे में, उनको आपको देखना पड़ेगा और उनको कहीं ना कहीं आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा, क्योंकि आरो ख्यालात से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो अगला पॉइंट है कि मैं फिराक को उर्दू गज़ल का एक अहम स्तून तस्लीम करता हूँ। ये किसने कहा? ये कहा है कलीमुद्दीन अहमद ने। इसी तरह से अगला पॉइंट है कि फिराक ने उर्दू शायरी की ताक में हिंदुस्तानियत और आफाकियत की शमा रोशन की है। ये किसने कहा? ये कहा सलाम संदेलवी ने। तो जितने भी आरो ख्यालात हैं फिराक गोरखपुरी के बारे में, उन सभी को आप पढ़िए और नोट बनाते रहिए। फिर है, दुनिया से जाते हुए गज़ल को फिराक के ज़िम्मे किए जा रहा हूँ। ये यगाना चंगेज़ी ने कहा है। इन्होंने कहा कि दुनिया से जाते हुए गज़ल को फिराक के ज़िम्मे किए जा रहा हूँ। बहुत ही अहम लाइन है ये कि दुनिया से जाते हुए गज़ल को फिराक के ज़िम्मे किए जा रहा हूँ। ये यगाना चंगेज़ी ने कहा है। फिर अगला पॉइंट है कि फिराक की शायरी हकीकी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। ये भी यगाना चंगेज़ी ने ही कहा है। तो यगाना चंगेज़ी के भी दो स्टेटमेंट हो गए। एक तो हो गया कि दुनिया से जाते हुए गज़ल को फिराक के ज़िम्मे किए जा रहा हूँ, और दूसरा हो गया कि फिराक की शायरी हकीकी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। फिर अगला है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि आज के शायर शोरा में सबसे दरख्शां मुस्तकबिल किसका है, तो मैं तन्हा फिराक का नाम लूँगा। अगर मुझसे पूछा जाए कि आज के शोरा में सबसे दरख्शां मुस्तकबिल किसका है, तो मैं तन्हा फिराक गोरखपुरी का नाम लूँगा। ये नियाज़ फतेहपुरी ने कहा है। फिर फिराक को मैं इस सदी के मौजूदा 50 साल के मनफर्द और मुमताज़ गज़ल गो की सिनफ में जगह देता हूँ। गज़ल का जो आइंदा रंग व आहंग होगा, इसमें फिराक का बड़ा हिस्सा होगा। रशीद अहमद सिद्दीकी ने भी कहा है। एक बड़ा नाम है रशीद अहमद सिद्दीकी ने फिराक के बारे में जो कहा है वो ध्यान में रखिएगा, ये अहम है। अहम तो सभी हैं, लेकिन जो अहम में भी जो अहम होता है वो हम बता दे रहे हैं। फिर अगला पॉइंट है, फिराक की ये खूबी है कि उन्होंने एहसास जमाल को हयात व कायनात समझने के लिए बतौर कुदरत इस्तेमाल किया है, और ऐसे जज्बे और फ़िक्र में डूबे हुए नगमों को ऐसे आतिशें एहसास के साथ जगाया है कि शोला सापिक जाए
और हम थोड़ी देर के लिए नई आगाहियों की एक हसीन दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने कहा है। बहुत बड़ा इनका जो है स्टेटमेंट है कि एक बार फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा छोटा कर लें ताकि आपको भी दिखे। देखिए, फिराकुमा इस सदी के मौजूदा 50 साल के मनफर्द और मुमताज़ गज़लों, ये तो रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था, इसको हमने पढ़ा था, गोया की सफ़ में जगह देता हूँ। गज़ल का जो आइंदा रंग व आहंग होगा, इसमें फ़िराक का बड़ा हिस्सा होगा। ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। फिर उसके बाद ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने कहा कि फ़िराक की यह खूबी है कि उन्होंने एहसास जमाल को हयात व कायनात समझने के लिए, आप इसको पढ़िएगा साथियों, 2-3 बार पढ़िएगा तो आप नोट्स भी बना लीजिएगा, समझने के लिए बतौर कुदरत इस्तेमाल किया है और ऐसे जज्बे और फिक्र में डूबे हुए नगमों को ऐसे आतिशे एहसासात के साथ जगाया है कि शोले सापिक जाए और हम थोड़ी देर के लिए नई आगाहियों की एक हसीन दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये किसने कहा है? ये ख्वाजा अहमद फ़ारूकी ने कहा है। तो जितने भी आरो ख्यालात हैं फ़िराक गोरखपुरी के बारे में, उन सभी को आप देखिए, थोड़े और बचे हैं वो भी पढ़ लें। तो अगला पॉइंट है कि राशिद और फैज़ के बाद जदीद नज़म निगारी के मायार पर सिर्फ फ़िराक की नज़में पूरा उतरती हैं। एक बार फिर इसको पढ़िए कि राशिद और फैज़ के बाद जदीद नज़म निगारी के मायार पर सिर्फ फ़िराक की नज़में पूरा उतरती हैं। ये किसने कहा? अजीज़ अहमद ने कहा। फिर अगला है कि जब हम लोगों को भूल जाएंगे उस वक्त भी फ़िराक की याद ताज़ा रहेगी। ये किसने कहा? जिगर मुरादाबादी ने कहा। फिर है अगला कि अपने फ़िराक को तो जोश मलिहाबादी ने कहा है, अपने फ़िराक को मैं करनों से जानता और उनके अखलाक का लोहा मानता हूँ। मसाइल इल्म व अदब पर जब वह ज़बान खोलते हैं, लफ्ज़ व माना के लाखों मोती पिरो लेते हैं। ये किसने कहा? जोश मलिहाबादी ने कहा है। एक ख़यालात और बचा है, ये भी जोश मलिहाबादी का ही है। जो शख्स ये नहीं तस्लीम करता कि फ़िराक की अजीम शख्सियत हिंदुस्तान के माथे पर टीका और ज़ुबान की आबरू और शायरी की मांग का संदल है, वो खुदा की किस्म कोरे मादरजाद है। ये जोश मलिहाबादी ने कहा है। तो फ़िराक के मुतालिक जो भी आरो ख़यालात थे वो आपने पढ़ा, और मेरा आपसे ये मशवरा है, मेरा गुजारिश है कि आप वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे और साथ ही साथ नोट्स जब बनाते चलेंगे तो मैं ये दावा करता हूँ आपका एक ऐसा नोट्स तैयार हो जाएगा कि किसी के पास नहीं होगा। जो मेरे चैनल से पढ़ते हैं और नोट्स बराबर बनाते हैं, उनके नोट्स के मुकाबले और किसी का भी नोट्स नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका पूरा नोट्स पॉइंट टू पॉइंट बना रहेगा और जीआईसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। तो ये फ़िराक गोरखपुरी थे। इनके बारे में आपने देखा, इनकी ज़िंदगी के बारे में आपने देखा, माँ बाप का नाम देखा, वालिद और जैसे पैदा हुए जहाँ वो स्थान देखा, कब इनका इंतकाल हुआ, ये सारी चीज़ें देखी। इनकी जो तसनीफ़ थी, इनके जो शेरी मजमूए थे, इनके जो इनामात व एजाज़ात थे और इनके बारे में मुख्तलिफ़ आरो ख़यालात जो भी थे, सब कुछ आपने देखा। अब फ़िराक गोरखपुरी के बारे में अगर आ जाता है तो आप मुझे उम्मीद है कि आप कहीं से भी आ जाएगा तो आप इसको बता ले जाएंगे। तो ये थे फ़िराक गोरखपुरी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना ना भूलें, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।